सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 5.7 से प्रश्न संख्या 11 से 17 तक के प्रश्नों को हल करना, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को भी समझना। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। साथ ही है जो वीडियो है, जितने भी क्वेश्चंस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे वह सभी आप अच्छे से तैयार भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का मान 0 होगा। अब हमें जो सिद्ध करना है वहाँ हमें y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है। तो सबसे पहले जो हमें y का मान दे रखा है उसकी मदद से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले ने निकाल करके बताएं। तो क्वेश्चन में हमें y का मान दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x। यदि हम इनका x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो dy बटे dx का मान 5 तो कांस्टेंट है, cos x का अवकलज करेंगे माइनस sin x, माइनस 3 कांस्टेंट है, sin x का अवकलज करेंगे तो cos x के बराबर। इसी के साथ आप देख रहे हैं सभी में से माइनस कॉमन आ सकता है। यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 5 sin x प्लस में 3 cos x। यह काम हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का। यदि फिर से इस आंसर का हम x के सापेक्ष दोबारा अवकलज कर लेते हैं तो हमें मान मिलेगा डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर बराबर, माइनस तो ऐसे का ऐसा, 5 भी कांस्टेंट है, sin x का अवकलज होता है cos x प्लस 3 गुणा cos x का अवकलज होता है माइनस sin x के बराबर। यदि हम इन्हें हल करके सरलतम रूप में लिख लें तो 5 cos x प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस 3 sin x। अब यह जो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान मिला है, यदि आप इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को अपने क्वेश्चन वाली वैल्यू से मिला करके देखेंगे तो y का मान 5 cos x माइनस 3 sin x, बिल्कुल वही मान हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी मिल रहा है। तो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम y से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप माइनस वाई का पक्षांतर इस पक्ष में कर लेते हैं तो डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर, माइनस वाई को उधर लेकर के आएंगे तो प्लस वाई, और बराबर में बच रहा होगा 0। यही आपका प्रूफ हो जाएगा जो आपको सिद्ध भी करके बताना था। यहाँ तो अब हमें सीधे सीधे वही स्टेटमेंट मिल गया है जो हमें सिद्ध करना है। यदि आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलती है तो आप जो भी मान आपको सिद्ध करने में दे रखे हैं उसके LHS में आप वो वैल्यूज लगा लीजिए। जैसे LHS में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है और y दे ही रखा है, यदि दोनों के मान लगा देंगे तो आपको हल करके आंसर 0 मिल जाता है, तो भी सिद्ध हो जाएगा कि यह मान सत्य है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में समझ लें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर को केवल y के पदों में ज्ञात करके बताना है। यानी कि जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निकालेंगे उसे y के पदों में हमें व्यक्त करके बताना है। तो सबसे पहले हमें y का मान दे रखा है cos इनवर्स x। यदि हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज कर लेते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स का मान, cos इनवर्स x का अवकलज आप पढ़ चुके हैं कि cos इनवर्स x का अवकलज माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। साथ ही एक बात यहाँ और देखने वाली है, जब हम डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ यह x के पदों में मिल रहा होगा, फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी x के पदों में मिल रहा होगा, जबकि हमें जो आंसर निकाल करके बताना है वो y के पदों में बताना है। तो क्यों ना हम यहाँ एक स्मॉल चेंज कर लें। स्मॉल चेंज क्या करना है, ये जो cos इनवर्स हमें दे रखा है इस cos इनवर्स का पक्षांतर हम इस तरफ कर लें, या फिर हम कहें दोनों पक्षों का cos ले लेने पर, इस पक्ष का भी cos लेंगे तो हमें मिलेगा cos y, इस पक्ष का भी cos लेंगे तो cos और cos इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएंगे और हमें मान मिलेगा cos y बराबर x। यदि इस स्थिति में हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष की बजाय y के सापेक्ष अवकलज कर लें, y के सापेक्ष अवकलज निकालना यहाँ आसान रहेगा। तो यदि हम y के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, y के सापेक्ष अवकलज करने पर cos y का अवकलज हो जाएगा माइनस साइन y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए डी वाई बटे डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि x का अवकलज y के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डी एक्स बटे डी वाई, क्योंकि जब x के सापेक्ष x का करते हैं तो 1 लिखते हैं, क्योंकि डी एक्स बटे डी एक्स कैंसिल होकर हमें 1 देते हैं। लेकिन जब हम x का y के सापेक्ष कर रहे होंगे तो डी एक्स बटे डी वाई लिख करके बताएंगे। तो यहाँ हमें इस पक्ष में हल करके मिलेगा माइनस साइन y बराबर में डी एक्स बटे डी वाई। इसी मान को लिख लें, माइनस साइन y बराबर में डी एक्स बटे डी वाई।
अब यदि हम इनकी मदद से dy बटे dx का मान निकालें, dy बटे dx, यानी कि dy को ऊपर ले जाएं, dx को नीचे ले जाएं, तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस 1 बटे साइन वाई, और 1 बटे साइन बराबर होता है कोसेक के, तो माइनस में कोसेक वाई। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष और एक बार अवकलज कर लें तो हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ हम उन्हें लिख करके बताएंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक वाई का अवकलज करके बताना है। कोसेक वाई का अवकलज बराबर होता है माइनस कोसेक वाई गुणा में कॉट वाई, ये एक माइनस तो पहले से था, और कोसेक वाई का अवकलज होता है माइनस कोसेक वाई गुणा कॉट वाई। अब वाई का अवकलज एक्स के सापेक्ष और लिखना पड़ेगा, तो डी वाई बटे डी एक्स। इस काम का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ ये x के पदों में नहीं है, जिससे कि इनका अवकलज हमें 1 मिल जाए। जब हम y वाले मान का x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो y का अवकलज dy बटे dx भी हमें यहाँ लिख करके बताना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट लाइन में माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, कोसेक y गुणा कॉट y, और dy बटे dx का मान यदि आप ऊपर वाली लाइन से देखेंगे, आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 की मदद से dy बटे dx का मान बराबर है माइनस के कोसेक y के। इसके बाद यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो एक माइनस है, माइनस को बाहर लिख लें, कोसेक वाई की मल्टीप्लाई कोसेक वाई में करेंगे तो कोसेक स्क्वायर वाई और गुणा में कॉट वाई, ऐसे का ऐसा। अब आपको हमें क्वेश्चन में जो हमें बताना था वह कह रहे थे कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान केवल वाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जितना भी मान आ रहा है वो वाई के पदों में आ रहा है, कहीं पर भी एक्स हमें नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा यह काम पूरा हो जाता है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान वाई के पदों में ज्ञात करना। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, साथ ही आगे के कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो कि इजी दे रखे हैं, जिन्हें शायद आप खुद से प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चनों में फिर से y का मान दे रखा है, हमें सिद्ध करके बताना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस y का मान 0 होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये हल करके बताना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी y दे रखा है। सबसे पहले आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले ही निकाल चुके होंगे, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इन सभी मानों को निकालने के बाद आप LHS में इनकी वैल्यू इनके जगह पर लगा देंगे तो सॉल्व करके आपको अपने आप 0 मिल जाएगा और सिद्ध हो जाएगा जो भी हमें स्टेटमेंट सिद्ध करके बताना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 में y का मान दे रखा है, यह मान आपको सिद्ध करके बताना है। तो y की जगह y का मान, dy बटे dx की जगह dy बटे dx का मान, और डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर की जगह e इसका मान। फिर से आप इन्हें हल करके बताएंगे तो अपने आप आपको आंसर 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको यही काम करना है। यहाँ आप चाहे तो मान रख करके इन्हें ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं तो आप जैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस मान में 49 कॉमन ले लेने पर y का मान अपने आप आपको मिल रहा होगा। तो वहाँ सिद्ध हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर वाई का मान, डी एक्स स्क्वायर का मान 49 वाई के बराबर है। अब बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चनों में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y का मान 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ y का मान दे रखा है उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके बताएंगे, और उन दोनों आंसरों को जो हमें सिद्ध करना है उसके LHS में पुट करते ही आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो हमें मिलेगा dy बटे dx, जिसे हम शॉर्ट में y1 से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है इस बार वह y1 के पदों में दिया गया है। तो y1 का मान बराबर होगा, 3 तो कांस्टेंट है, cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x, और x की जगह पर log x दे रखा है। साथ ही log x का अवकलज करेंगे तो 1 बटे x, तो बटे में x और लिखना पड़ेगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, साइन log x का अवकलज करेंगे तो साइन x का अवकलज होता है cos x, यानी cos log x, फिर से log x का अवकलज लिखेंगे तो बटे में x। यदि हम इन दोनों के नीचे जो बटे में x दे रखा है उनका लैसे भी लें तो फिर से बटे में x आएगा, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम बटे वाले x का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो x की गुणा y1 में कर लेने पर हमें मिलेगा x y1 बराबर माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इस मान का फिर से यदि हम x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, एक बार अवकलज पूरा हो चुका है, फिर से x के सापेक्ष यदि हम अवकलज कर लेते हैं तो यहाँ 2 फलन गुणा में दे रखे हैं, इनका अवकलज हमें गुणन नियम के हिसाब से करना पड़ेगा। पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा
प्लस पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज। जब y1 का अवकलज करेंगे तो y2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पहुँच जाएँ तो -3 तो कांस्टेंट रहे, साइन का अवकलज होता है कॉस के पदों में, तो कॉस लॉग x, और लॉग x का अवकलज करेंगे तो बटे में x। ऐसे ही 4 तो कांस्टेंट है और कॉस का अवकलज होता है माइनस के साइन x, और x की जगह तो यहाँ log x दे रखा है, तो कॉस log x का अवकलज मिला माइनस साइन log x, और log x का अवकलज बटे में x। फिर से यदि हम बटे वाले x का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो x की गुणा इन दोनों मानों में हो जाएगी। x की गुणा y1 में करके लिखेंगे xy1, x की गुणा इस मान में करेंगे x² y2, और साथ ही आप देखें इन सभी में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और यदि आप इस मान को दिए गए मान से मिला करके देखें तो y का मान 3 cos log x प्लस 4 sin log x बिल्कुल इसी ब्रैकेट के बराबर ही बैठ रहा है, तो इसीलिए इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी माइनस के y। यदि मैं इस टर्म को सबसे पहले लिख लूँ तो हमें मिलेगा x² y2, इसके बाद इसे लिख लें तो प्लस xy1 माइनस y का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो प्लस के y बराबर 0। और यदि आप देखें जो हमें सिद्ध करके बताना था तो वही यह मान है जो हमें सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट वह रिलेशन मिल जाता है जो हमें सिद्ध करके बताना था। एक तरीका क्या है, आप यहाँ x की मल्टीप्लाई ना करें, केवल y1 निकाल लें, फिर उनका अवकलज करके y2 निकाल लें, फिर उसके बाद इन सभी मानों को यहाँ लगा दें तो भी आपको हल करके 0 मिल जाएगा। लेकिन वो मेथड यहाँ इस स्थिति में थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसीलिए यह मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है, इस मेथड को आप तैयार कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, यदि e की घात y गुणा x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d² y बटे dx² का मान dy बटे dx के होल स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से हमें y का अवकलज ज्ञात करके बताना है, तो जो संबंध हमें दे रखा है यदि हम वहाँ से y वाले पद को अलग कर लें और x वाले मानों को अलग कर लें तो e की घात y बराबर 1 बटे x प्लस 1 हमें मिल जाएगा। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करके बताएं तो x के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर e की घात y का अवकलज बराबर होगा e की घात y, और y का अवकलज होता है dy बटे dx बराबर 1 बटे x का अवकलज बराबर होता है -1 बटे x², और x की जगह पर x प्लस 1 दे रखा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। साथ ही अंदर वाले मान का यदि हम अवकलज करें यानी ब्रैकेट वाले मान का अवकलज करें तो 1 ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही आप यहाँ देखें समीकरण नंबर जो हमें 1 दे रखी है वहाँ e की घात y का मान हम देखें, e की घात y का मान जो है वह 1 बटे x प्लस 1 के बराबर है, तो इस समीकरण की मदद से e की घात y का मान हम यहाँ लगा लें। यहाँ लिख लें समीकरण 1 से e की घात y का मान है 1 बटे x प्लस 1 के बराबर, गुणा में dy बटे dx ऐसे का ऐसा, और बराबर में -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से यह एक घात कट जाएगी तो हमें dy बटे dx का मान मिलेगा -1 बटे x प्लस 1। यह हो जाता है हमारा dy बटे dx का मान, इसे आप नाम दे दें समीकरण नंबर 2। फिर से इस आंसर का यदि हम x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो इस मान का हमें मिलेगा d² y बटे dx²। फिर से माइनस तो कांस्टेंट है और 1 बटे x का अवकलज होता है -1 बटे x², तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, लेकिन यदि आप यहाँ देखें इस माइनस को भी हम वर्ग के रूप में लिख लें, माइनस 2 बार है यह भी वर्ग के रूप में है, तो इस मान को हम -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख करके बता सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से भी वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें सॉल्व करके होल स्क्वायर ही मिलने वाला है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान dy बटे dx के होल स्क्वायर के बराबर लाना है, और dy बटे dx वाले मान में -1 बटे x प्लस 1 लाना है, तो इसलिए हमने इसे -1 बटे x प्लस 1 के पदों में व्यक्त किया। यदि आप इसे समीकरण नंबर 2 की मदद से बदल लेते हैं तो समीकरण 2 की मदद से इस मान को हम बदल करके लिख सकते हैं dy बटे dx, और होल स्क्वायर तो पहले से है ही, तो हमें यहाँ सिद्ध करके मिल जाएगा d² y बटे dx² बराबर है dy बटे dx का होल स्क्वायर। यही आपको सिद्ध भी करके बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तो दर्शाइए कि x² प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 का मान 2 के बराबर होगा।
फिर से हमें y2 y1 की जरूरत पड़ रही है, तो इस y की मदद से हम y1 y2 का मान भी ज्ञात करके बताएंगे। तो यहाँ जो हमें y का मान दे रखा है वह tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है। यदि हम इनका x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो हमें मिलेगा dy/dx, जिसे हम शॉर्ट में y1 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इनकी घात हल करके बतानी है, तो 2 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, तो tan इनवर्स x के ऊपर घात 1 बचेगी, तो इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं है। साथ ही tan इनवर्स x का अवकलज करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 + x²। कुल मिलाकर के गुणा करके हो जाएगा 2 tan इनवर्स x/1 + x²। साथ ही यदि हम इस मान को y1 वाले मान को बटे में ना रख करके बल्कि बटे वाले मान को इस तरफ गुणा कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गुणा में हमें x² + 1 लाना भी है, तो यदि इस मान को हम इस तरफ गुणा कर लेते हैं तो इनका अवकलज करना भी आसान हो जाएगा, और जैसा हमें फलन सिद्ध करके बताना है लगभग हम उस स्थिति के साथ भी चलते रहेंगे। तो यदि हम y1 के साथ 1 + x² की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब चाहे तो आप इसे 1 + x² लिख लें या फिर जैसे सिद्ध करना है x² + 1 उस रूप में लिख लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस मान की इस तरफ गुणा कर लेने पर हमें मिलेगा x² + 1 के साथ गुणा में y1, और इस पक्ष में बच रहा है 2 tan इनवर्स x। फिर से इस मान का यदि हम x के सापेक्ष फिर से अवकलज कर लेते हैं तो यहाँ 2 फलन गुणा के रूप में दे रखे हैं, उस नियम के हिसाब से ही हम इन्हें हल करके बताएं। तो पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज y2 प्लस पहले का अवकलज x की घात 2 का अवकलज करेंगे 2x, और 1 का अवकलज तो 0 हो जाएगा, y1 ऐसे का ऐसा, 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का अवकलज बराबर होता है 1/1 + x²। 1 + x² लिख लें या x² + 1 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से बटे वाले मान की यदि हम इस पक्ष में गुणा कर लेते हैं तो x² + 1 का होल स्क्वायर गुणा y2, 2x के साथ भी गुणा करके लिख लेंगे तो हमें मिलेगा 2x के साथ गुणा में x² + 1 y1 और बराबर में 2। और यही हमें उन्हें सिद्ध करके बताना था, यही स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा था कि इस मान को सिद्ध करके बताइए। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और आपकी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 41, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी हम आपको साथ के साथ बता दें। एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल में जो मान दे रखा है वहाँ y का मान बराबर दे रखा है sin इनवर्स x के, और आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए 1 - x² गुणा d²y/dx² माइनस x गुणा dy/dx का मान 0 के बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने tan इनवर्स x वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी विधि से ही इस वाले पार्ट को भी हम हल करके बताएंगे। हमें यहाँ y का मान sin इनवर्स x के बराबर दे रखा है। यदि हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज कर लेते हैं तो dy/dx का मान sin इनवर्स x का अवकलज होता है 1/वर्गमूल में 1 - x²। तो यह हो जाएगा आपके अवकलज का मान। फिर से हम इन्हें बटे के रूप में ना रखें, इस वाले बटे वाले मान को इस तरफ गुणा में लिख लें तो हमें मिलेगा वर्गमूल में 1 - x² गुणा में dy/dx और बराबर में 1। यदि हम दोनों पक्षों का इस तरफ वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वह वर्गमूल में नहीं दे रखा है, इसीलिए हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। तो यहाँ लिख करके चाहें तो आप उन्हें बता सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो हमें वर्गमूल हटा करके मिलेगा 1 - x²। dy/dx का वर्ग करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर, और 1 का वर्ग तो 1 के ही बराबर होता है। अब यह जो मान हमें वर्ग करने के बाद मिला है, यदि हम इसे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं तो नियम के हिसाब से पहले वाले का अवकलज पहले लिख लें या इसका अवकलज पहले लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम पहले वाले को ऐसे का ऐसे ही रहने दें, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज, पहले घात को हल करना होता है तो घात आगे आ जाएगी और एक घात कम करके लिखेंगे तो dy/dx की घात 1 लिखेंगे। जब अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो d²y/dx², बीच में प्लस। अब पहले वाले का अवकलज करेंगे तो 1 का अवकलज तो 0 माइनस x की घात 2 का अवकलज 2x और दूसरे वाला मान ऐसे का ऐसा, तो dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में 1 दे रखा है तो 1 का अवकलज तो 0 के बराबर होता है। इसी के साथ आप देखें क्या पूरे के पूरे मान में कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप देखें 2 इस वाले मान में भी आ रहा है और 2 इस वाले मान में भी आ रहा है। 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा 1 - x² के साथ में dy/dx गुणा में d² y/dx²।
माइनस को बाहर लिख लें, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 कॉमन ले लिया है तो x के साथ गुणा में dy/dx का होल स्क्वायर और बराबर में 0। साथ ही यहाँ एक मान और आपको देखना है, एक मान और कॉमन दिखाई दे रहा है dy/dx। तो यदि इस dy/dx को हम और कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 - x², ये तो कॉमन आ गया। इनके साथ बचा d²y/dx² माइनस x, यहाँ से एक बार कॉमन आ गया तो dy/dx बराबर में 0। अब जो हमें सिद्ध करके देखना था, यदि आप उससे मिलान करेंगे तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट भी हमें सिद्ध करके बताना था। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, साथ ही ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।